जय हिंद साथियों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 514। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 99 देन k इंटू पी इज इक्वल टू। आपको बताना है कि अगर ये जो संख्या है, अगर ये 99 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो आपको बताना है k गुना p जो है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इधर हमें गिवन है 48k2048p6 और ये कंप्लीटली डिवाइड होता है किससे? 99 से। क्लियर है? अब आप जानते हैं अगर कोई नंबर 99 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी होगा और 11 से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे बोल सकते हैं कि वो 9 से भी होगा और 11 से भी होगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर 9 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, या 11 के लिए पहले चेक कर लेते हैं, तो कैसे होगा देखिए। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में k-2 आएगा। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 माइनस पी आएगा। और प्लस में ये जो वैल्यू है ये सेम आ जाएगी। ठीक है, 11 के लिए आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट रखी हुई हैं आप उन्हें ऐड कर लें, और जो इवन प्लेसेस पर रखी हुई हैं उन्हें ऐड कर लें और फिर उनका डिफरेंस लें। क्लियर है? या फिर एक तरीका ये है। ठीक है, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी देखते हैं अभी। देखिए 8 और 6 14, 14 -4 करेंगे तो 10 आएगा और 10 -4 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 6 माइनस पी और प्लस में के। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं मान लीजिए कॉमन निकाल लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 6 और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये पी माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो डिफरेंस आया है ये या तो जीरो आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो अगर आप इसे जीरो बनाते हैं तो उस केस में पी माइनस के जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए सेकंड हम 9 से चेक करते हैं। अगर हम 9 का चेक करें तो जहां पर भी 9 बनेगा या 9 का मल्टीपल बनेगा उसे हम हटा देते हैं। तो देखते हैं अभी इधर। देखिए 8 और 8 16, 16 और 2 18, तो ये हट गया, जीरो तो होते ही है 9 से। इसके बाद 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 में भी आप एक और 4 को फिर से ऐड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 प्लस के प्लस पी। ठीक है, तो जब आप 11 के लिए चेक कर रहे हो तो आपके पास ये वैल्यू आई है, लेकिन जब आप 9 के लिए चेक कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू जो आई है वो आई है 5 प्लस पी प्लस के। क्लियर है? 5 प्लस पी प्लस के, ये आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए इधर देखिए अगर हम इसको मान लीजिए 6 रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये 0 आ जाएगा, उस केस में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो उस केस में ये जो है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। एक बार इसको हम रीचेक कर लेते हैं, एक बार कहीं पर कोई मिस्टेक ना हुई हो। 4 - 8 करें तो -4 आया, फिर k-2 आया, उसके बाद -4 आएगा, फिर 8 माइनस पी आएगा और फिर 6 आएगा। ठीक है, तो 8 और 6 14, 14 में से आप 8 घटाओगे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 14 में से आपको 10 घटाना था। ठीक है, तो 4 आएगा यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी भी? ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर चाहिए 4 चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 - 4 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो हमें p माइनस के जो है वो 4 चाहिए, और अगर p प्लस के जो है वो भी 4 हो जाए तो 5 और 4 9, तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें दो वैल्यू चाहिए जिन्हें अगर हम घटाएं तो 4 आए, और अगर हम उन्हें ऐड करें तो भी 4 आए। इसका मतलब p माइनस के जो है ये भी हमें 4 चाहिए, और जो p प्लस के है ये भी हमें 4 चाहिए। ठीक है, और ये कब हो सकता है ऐसा? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है, आप इसको सोल्व कर लें, 2p बराबर 8, p बराबर 4 आ जाएगा, और अगर p बराबर 4 है तो k बराबर 0 आ गया। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें k इंटू पी कैलकुलेट करना है, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 0 है और p की वैल्यू जो है वो 4 है। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, एक और मेथड देखते हैं। देखिए इधर सेकंड मेथड ये है कि ये जो 99 है जिससे हम अभी चेक कर रहे हैं, 99 का एक अपना रूल भी होता है डिविजिबिलिटी का। अभी तो हमने 9 और 11 से चेक कर लिया, लेकिन इसका अपना रूल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए इधर
ये नंबर है हमारे पास 48K2048P6। और ये नंबर जो है, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है किससे? 99 से। अब 99 का रूल ये भी है कि अगर आप दो दो डिजिट्स को ऐड करें, ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आए, अगर वो 99 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर जो है वो 99 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो दो डिजिट्स जो हैं उनको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये दो हो गई, ये दो, ये दो, ये भी दो हो गई, लेकिन ये एक रहेगी, तो एक जीरो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से लगा लेता हूँ। तो एक तो हम इसको ऐड करेंगे, इनको, ठीक है, फिर इसे और फिर इसे। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो देखिए चार तो ये आएगा, फिर प्लस ये कितना आएगा भी, ये टेंस प्लेस पर है तो ये 10 गुना हो जाएगा, तो ये 80 + K आएगा, ठीक है। फिर प्लस में ये कितना आएगा, 20 आएगा, ये कितना आएगा, 48 आएगा, ये कितना आएगा, 10P, और प्लस में 6 आएगा। क्लियर है? जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो 4 और 80 84, 84 और ये 104, 152 और 6 158, तो 158 + 10P और प्लस में K। ये जो वैल्यू है ये डिवाइड होनी चाहिए 99 से। अब अगर आप इसको 99 से डिवाइड कराना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 40 होगी, क्योंकि अगर हम 158 में 40 ऐड करेंगे तो 198 आ जाएगा, और 198 जो है वो 99 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब इसकी वैल्यू हमें 40 बनानी है। इसको 40 बनाने के लिए हम क्या क्या वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए। मान लीजिए आपने इसको 0 रखा तो ये 40 नहीं हो सकता, क्योंकि के जो है वो एक डिजिट है, मैक्सिमम 9 हो सकती है। आप अगर इसे 1 रखोगे तो ये 30 नहीं हो सकता, अगर आप इसे 2 रखोगे तो ये 20 नहीं हो सकता, आप इसे 3 रखोगे तो भी ये 30 बना, ये 10 नहीं हो सकता, आप इसे 4 रखोगे तो इसको तो 4 रखोगे तो ये 40 हो गया, और हमें 40 ही चाहिए था टोटल, तो फिर इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। और अब हमें K × P जो है वो कैलकुलेट करना था, यानी कि 0 × 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, तो ये हमारे पास इसका सेकंड मेथड था, ठीक है। देखिए हमें गिवन है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है ये हमें दे रखा है 512, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें दे रखा है 496, ठीक है। एक नंबर दे रखा है और हमें दूसरा नंबर बताना है। तो देखिए एक नंबर जो है ये हमें दे रखा है 72, और जो सेकंड नंबर है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इन्हें सोल्व करोगे तो 12 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका 1008 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से एल की जो वैल्यू है वो 504 आ जाएगी। अब जब एल की 504 आ गई यहाँ पर रखोगे तो एच जो है वो कितना आ गया, 512 - 4, यानी कि 8 आ गया। अब आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे तो एक नंबर 72 है, दूसरा नंबर आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम कितना है, 504, ठीक है। इसे आप सोल्व कर लें, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा अभी, 8 से 9 बार, और 9 से अगर करें 9 × 5 = 45, 5 और 9 × 6 = 54। तो ये जो सेकंड नंबर है ये किसके बराबर आ गया अभी, ये 56 के बराबर आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं भी, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखिए इधर तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये वाला जो पोर्शन है इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे अगर मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ तो 3 - 5 × 5 और 1 6/5, और माइनस में 3/8, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो 40 आ जाएगा, 40 × 120, माइनस 5 × 8 = 40, 8 × 6 = 48, माइनस 5 × 15, ठीक है। 120 में से जब आप 63 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा अभी, 57/40 आ जाएगा। यानी कि इतना अगर आप सोल्व करते हैं तो इसे सोल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आई है वो 57/40 आई है। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 57/40, ठीक है। और ये कितना है, 40 से कम 40 और 17, 57/40 ये है, तो इससे ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये सारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अभी, 2/7 माइनस 3/8 माइनस, यहाँ से 4 दूनी 8 और 1 9/4, डिवाइड बाय 2 × 6 और 1 7/2, और गुना में ये कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक है। बस आगे तो है ही नहीं, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2/7 माइनस 3/8, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ गया अभी, 2 14/3 आ गया, तो ये माइनस 3/8 माइनस में 9/4 और गुना में 3/14, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जब आप एलसीएम लोगे तो 56 आ जाएगा, 7 × 8 = 56, 8 दूनी 16, माइनस 8 × 7 = 56, 7 × 3 = 21, ठीक है। और यहाँ से
9 तिया 27, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अभी, 16 और -21 -5 और माइनस में 27, तो माइनस में 32/56, ठीक है। तो 8 चौक 32 और 8 7 56, -4/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको करेंगे आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से हमें बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए आपको क्या बना करना पड़ेगा, यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए क्या करना है। ये जो हमारे पास वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 26 -7√3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 + 5√3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है अभी, b+a√3 और डिवाइड बाय 11 के बराबर है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो आप इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ऊपर आपके पास वैल्यू बन जाएगी 52 -14√3, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपके पास बन जाएगी 28 + 10√3, ठीक है, इज इक्वल टू b+a√3 और डिवाइड बाय 11, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जब आप इसे 2ab से कंपेयर करोगे, ये वाली जो टर्म है ये 2ab से कंपेयर होगी और ये वाली जो टर्म है ये a² + b² से कंपेयर होगी। तो जब आप इसे 2ab से कंपेयर करोगे, 14√3 को जब आप 2ab से कंपेयर करोगे तो आप 2 से इसको कैंसिल करोगे 7, तो यहाँ से एक और बी की वैल्यू जो है, एक की वैल्यू 7 और एक की वैल्यू √3 आ जाएगी। उनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 52 भी आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, तो 49 + 3 52 भी आ गया, ठीक है। इसका मतलब यही हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, मैं इसे बोल सकता हूँ 7 - √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 7 - √3। सेम ऐसे ही इसे मैं 5 + √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 + √3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ पहले, बाद में हम इससे इक्वल रख देंगे। तो जब मैं इसे रैशनलाइज करूँगा तो 5 - √3 यहाँ पर आएगा और 5 - √3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे तो 7 × 5 35 और √3 × √3 ये 3, तो 35 और 3 38, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद माइनस का 7 √3 और माइनस का 5 √3, तो माइनस का 12 √3 ये आ गया। और डिवाइड बाय अगर हम देखें तो 25 - 3 22 ये आ गया, और बराबर किसके है भी, b+a√3 डिवाइड बाय 11, ठीक है, इसके बराबर है। इसका ये 2 गुना है, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 19 आएगा, ये 6 आएगा। जब आप इसे इससे कंपेयर करोगे तो जो √3 वाली टर्म है उसे √3 वाली टर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू 19 आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो -6 आ गई और b की वैल्यू जो है वो 19 आ गई। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको बताना था √b - a। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √25 जो है वो 5 के बराबर होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसमें आपको 2 स्टेप करने थे। एक तो सबसे पहले आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना था और दूसरे स्टेप में आपको रैशनलाइज करना था, उसके बाद कंपेयर करके आपका ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, वहां से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजू स्पेंड्स 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। देखिए जो भी इसकी इनकम है इसमें से ट्रांसपोर्ट पर इसने 10 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। भोजन पर इसका 20% यानी कि 20 रुपये खर्च कर दिए। फिर जो बच गए, कितने बच गए अभी, 70 बच गए, उसका 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो 70 का 30% कितना होगा, 21 रुपये जो है वो इधर खर्च कर दिए। उसके बाद बाकी जो है वो उसकी सेविंग है, तो उसकी सेविंग कितनी है, देखिए 20 और 30 और 51, तो 49 जो है वो इसकी सेविंग है। लेकिन उसके पास जो बचे हुए हैं वो 26,460 बचे हुए हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 26,460 गिवन है। और आपको बताना है कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर फूड और क्लोथिंग पर, फूड और क्लोथिंग यानी कि 20 और 21 41 की वैल्यू हमें जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो 26,460 है ये 49 की है, तो अगर हम 49 से भाग कर दें तो ये 1 की आ गई और गुना 41 कर दें तो ये 41 की आ गई, ठीक है। बस हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं भी क्या आंसर होगा।
देखिए इधर 7 से अगर हम कैंसिल करें तो 7 7 49, इधर 7 ये 21, ठीक है, 7 7 49, 7 8 56 और 0। फिर अगर हम 7 से करें तो 7 5 35, ठीक है, 7 चौक 28 और 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 540 × 41, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं भी, देखते हैं कितना आएगा। तो लास्ट में एक तो 0 आएगी भी, ठीक है, लास्ट में 0 आ गई। उसके बाद 1 × 4, 4 आएगा लास्ट में, 4 लास्ट में इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा, इनका जो डिजिटल सम है 5 और 4 9, तो आंसर का भी डिजिटल सम 9 होगा। तो इधर देखें 4 3 7 2 9, इसका 4 है तो ये हट गया अभी, ठीक है, इधर 4 5 और 4 9, ठीक है, तो यही आ जाएगा 22140, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस जो है ए और बी का सेम है। ए जो है उसे 28% प्रॉफिट पर बेचा गया, बी को 24% लॉस पर, और जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस बताना है ए और बी का। ठीक है, किसी एक का कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सारे ऑप्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ए का कैलकुलेट करें तो ए का कितना आएगा। देखिए ए के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस है 48,640 और डिवाइड बाई 2। ये तो दोनों का सम था ना, और दोनों के सेलिंग प्राइस सेम थे, तो इसको अगर हम 2 से भाग कर दें तो ये ए का सेलिंग प्राइस है, और 28% का प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब गुना में 100/128। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास ए का कॉस्ट प्राइस आ चुका है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा ये। तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर डिजिटल सम की हेल्प लें तो कितना होगा, 8 और 1 9, यहाँ से 2, 2 गुना 2 4। अगर नीचे डिजिटल सम 4 बन जाता है तो आप उन सब को हटाकर ऊपर 7 गुना कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर 7 गुना करें तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो ये तो हट गया, 4 बच गया, 7 चौक 28, और 28 से जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में चलते हैं, जिसका डिजिटल सम 1 है वही आंसर है। पहले वाले में देखोगे 6 और 2 8 है, तो ये तो नहीं है। 7 और 1 8, ये भी नहीं है। 4 और 2 6, ये भी नहीं है। 9 हट गया, 1 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू से और ऑप्शंस की हेल्प से, डिजिटल सम की हेल्प से हमने इसे आसानी से सोल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस जो है किसी आर्टिकल का 28,000 रुपये है, और इसे इस तरीके से बेचा गया। जो पहला तरीका है उसमें एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया 24% का, और जो दूसरा है उसमें 16% और 10% के दो डिस्काउंट दिए गए। ठीक है, अब आपको बताना है विच वे विल हैव द लोएस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। तो आपको बताना है कि किस केस में लोएस्ट सेलिंग प्राइस आएगा, और आपको साथ में वो सेलिंग प्राइस भी बताना है कि वो कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए कम सेलिंग प्राइस कब होगा, कम सेलिंग प्राइस तब होगा जब मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा है। अगर हम पहला तरीका देखें तो इसमें 24% का डिस्काउंट है जी। ठीक है, अगर हम दूसरा तरीका देखें तो इसमें है 16 और 10 का। अगर आप इसे सिंगल डिस्काउंट में बदलोगे तो 16 + 10 माइनस 16 गुना 10 और बटे 100। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 26 में से 1.6 अगर आप घटाओगे, ठीक है, तो 24.4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ज़्यादा डिस्काउंट तो यही है, तो यहीं पर कम सेलिंग प्राइस आएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है, यानी कि जो वे बी है, ये हमारा आंसर आएगा। तो वे ए ये हट गया, ये भी हट गया, यानी कि पहला और जो दूसरा है ए और बी, इनमें से हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं कि वो सेलिंग प्राइस है कितना। देखिए 28,000 पर अगर इतना डिस्काउंट दे दिया गया तो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा, 75.6% आएगा। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर डिजिटल सम की हेल्प ले लेते हैं तो देखते हैं क्या होगा। नीचे तो 1 है, हटाओ, इधर 7 और 5 12 और 6 18, 18 से 9 आएगा, और 9 आ गया तो फिर 9 ही आएगा, तो डिजिटल सम जो है वो 9 है। ऑप्शन में चलते हैं, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही आंसर होगा। इधर अगर हम देखें 8 और 1 9, ये हट गया, 6 और 7 और दोनों ये हो सकता है भी। इधर अगर देखें 8 और 1 9, ये हट गया, इसका 4 है तो ये भी हट गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे डिजिटल सम की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। If the amount obtained by A by investing 9100 for 3 years at 10%,
देखिए 10% और 3 साल का मतलब होता है 30% अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, लेकिन अगर हम अमाउंट की बात करें तो 130%। क्लियर है। तो यहाँ से अमाउंट अगर हम देखें तो 9100 जो है, 9100 का 130% जो है ये अमाउंट है हमारे पास। ठीक है। इसके बाद बी का जो प्रिंसिपल है वो मान लेते हैं ये है, बी का प्रिंसिपल है ये। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बी। ठीक है। अब यहाँ पर इधर 8% और 5 साल है। 8% और 5 साल का मतलब है 40% अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, लेकिन अगर अमाउंट की बात करें तो 140%। तो इसका जो 140% है, ठीक है, उसकी ये वैल्यू है। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी। आपको बताना है बी ने जितना इन्वेस्ट किया था उसका 90%। देखिए ये जो है, ये हमारे पास सामने जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू है? ये बी के 140% की वैल्यू है। अगर बी का 140% इसके बराबर है तो 90% किसके बराबर होगा? बस हमें ये बताना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। क्लियर? तो देखिए यहां पर अगर हम 90% ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बी कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर आएगा? ये हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है? बी, ये 140 की वैल्यू है। ठीक है, हमें किसकी चाहिए? हमें 90 की चाहिए। तो यहाँ पर गुना में 90/140। ठीक है, 45 से भाग कर दें तो एक की आ गई, गुना 90 कर दें तो 90 की आ गई। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिजिटल सम से देख सकते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं भी, डिजिटल सम से अगर हो सकता है तो। देखिए इधर यहाँ पर नीचे डिजिटल सम जो है वो 4 और 1 5 है। 5 है तो ऊपर हम 2 गुना करेंगे तो इसको हम हटाकर ऊपर 2 गुना कर देते हैं। अब यहाँ डिजिटल सम 9 है। 9 अगर ऊपर आ गया, एक बार मल्टीप्लाई में अगर 9 आ गया तो फिर तो सबका 9 ही आएगा। तो यहाँ से जो डिजिटल सम है वो 9 है। ऑप्शन में चलते हैं, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं भी किस में आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 8 है, ये हट गया। 8 7 15, इसका 6 है, ये भी हट गया। इसका 8 है, ये भी हट गया। इधर 7 6 13 और 5 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं डिजिटल सम की हेल्प से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी और सी। देखिए ए ने 40,000 रुपये जो हैं वो लगाए हैं। ठीक है, बी ने 48,000 रुपये लगाए और सी ने 80,000 रुपये लगाए। ठीक है, स्टार्टिंग में 6 महीने के बाद क्या हुआ? अभी 6 महीने के बाद ए ने 4,000 ऐड करे, बी ने 4,000 ऐड करे, सी ने 4,000 निकाल लिए एवरी मंथ, हर महीने। ठीक है, 6 महीने के बाद यानी कि अगले 6 महीने तक। अगर टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है तो उसमें से सी का हिस्सा जो है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए जो ए ने 40,000 रुपये शुरुआत में लगाए थे उतने तो रहेंगे ही लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि पहले 6 महीने तक तो वो यूज हुए ही हैं, लेकिन उसके बाद भी यूज हुए हैं। उसके बाद इसमें 7वें महीने में 4,000 ज़्यादा, 8वें महीने में फिर 8,000 ज़्यादा। ठीक है, फिर उससे अगले महीने में 12,000 ज़्यादा, उससे अगले महीने में 16,000। इस तरीके से वो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बी में, ऐसे ही सी में वो घटती जाएगी। तो एक बार हम पूरा 12 महीने का यानी कि 1 साल का इनका जो है वो वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी है। ठीक है, तो देखिए ये बताइए, अगर हम इसका ये जो 40,000 जो है इसने लगाया था, ठीक है, अगर हम 12 महीने तक का देखें इसका कितना है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी 12 चौक 48 और 4 जीरो। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर हम बात करें बी की तो बी ने जो है वो 48,000 लगाए थे। ठीक है, इसके भी अगर हम पूरे 12 महीने के देखें तो इधर 3 जीरो आएंगे भी। ठीक है, 12 8 96, 9 और 12 चौक 48 और 9 57। ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो इसने 80,000 रुपये जो है वो लगाए थे, और अगर हम इसे 12 महीने तक देखें तो 12 8 96। ठीक है, और उसके बाद 4 जीरो, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो ये नहीं है। ठीक है, इसमें ए और बी में इंक्रीमेंट होना है, सी में जो है वो डिक्रीमेंट होना है। तो देखते हैं कितना कम या ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए 4,000 रुपये जो है, जैसे 7वें महीने में 4,000 रुपये ऐड करें, उससे अगले महीने में फिर 4,000, तो वो 8,000 हो गए अगले महीने में, उससे अगले महीने में फिर वो 12,000 हो गए। तो इस तरीके से 4 तो कॉमन ही आ जाएगा सब में से। और अगले 6 महीने तक हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 4,000 गुना 6 गुना 7/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 7 तिया 21, चौक 84, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 84,000 आ जाएगी। इसका मतलब है कि ए में तो 84,000 जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बी में भी ये 84,000 जो हैं ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन सी ने वापस निकाल लिए थे तो इसमें से ये 84,000 जो हैं ये कम हो जाएंगे। ठीक है,
और ये हमारे पास इनकी जो फाइनल वैल्यूज हैं वो आएंगी, और फिर उस रेशियो में वो जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कितनी आएंगी। देखिए, सेम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो तो हम हटा ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 जीरो हैं, इन्हें आप ऐड करोगे लास्ट में 3 जीरो आएंगी, इसमें भी 3 आएंगी, इसमें भी 3 आएंगी, तो उन्हें तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, बाकी जो रह गया उसे देख लेते हैं भी कितना है। जब आप इसे ऐड करोगे तो 8 और 8 16, तो 564 जो है ये आ जाएगा। इन्हें अगर आप ऐड करो, यहाँ पर सॉरी प्लस होगा, ठीक है, इन्हें अगर आप ऐड करोगे तो 6 और 4 10, 1 8 7 15 और 1 16, 1, ठीक है, और यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 4 6, 15 में से 8 7, और यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब वो जो पैसा है वो पैसा इस रेशियो में जो है वो डिवाइड होगा, और टोटल प्रॉफिट जो है वो इतना हुआ है, इसमें से हमें सी का हिस्सा बताना है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट है 6,72,000। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें इन सभी के सम से तो कितना आएगा, 6 4 0 आ गया अभी। ठीक है, 8 और 6 14, और 6 20 आ गया, 2 उसके बाद 10 और 11 21। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसका कैलकुलेट करना है, सी का कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 876, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने किया कि इसने 40,000 लगाए। ठीक है, 12 महीने तक, 12 चौक 48 और उसके बाद 4 जीरो, इधर 12 अठे 96, 9 बच गया, 12 चौक 48, 48 और 9 57। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 12 अठे 96, और उसके बाद 4 जीरो, और इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये 84,000। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 4 8 8 16, 1 4 और 1 5। ठीक है, इधर 4 6 और 4 10, 1 8 7 15 और 1 16 बच गया, 1 और 5 और 1 6, इधर 10 में से 4 6, इधर 5, 15 में से 8 7 और इधर 8। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब हम बस इसे सोल्व कर लेते हैं, बाकी देख लेना अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है। चलिए देखिए, ये इससे जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा देखिए, 7 से अगर हम करें तो 7 या 21, इधर 7 नम 63। ठीक है, कितना बच गया, 4 46, 4 7 6 42 और 0। ठीक है, 3 से फिर से अगर हम करें तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये आ गया आपका 320 और गुना में 876। ठीक है, ये आ जाएगा। लास्ट में एक जीरो आएगी और दो आएगा, लास्ट में एक जीरो और दो किस में है भी, इसी में है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 280320। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए लेंदी क्वेश्चन जरूर था पार्टनरशिप का। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से इस तरह का आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट है, एक अलॉय है जिसमें एक्स और वाई है 2:3 में। ठीक है, मान लेते हैं अलॉय ए है। दूसरा एक अलॉय बी है जिसमें ये 7:3 में है। ठीक है, और फिर इन्हें मिक्स किया गया, और थर्ड जो अलॉय है इनका जो मिक्सचर है उसमें 50% जो है वो एक्स है। अगर ये 50% हो तो ये भी 50 रेशो क्या आएगी, 1:1 आ जाएगी। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये टोटल कितना है भी, 5 है, ये टोटल कितना है, 10 है, ये टोटल कितना है, 2 है। इन्हें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए मैं इसको 2 गुना कर रहा हूँ और इसको मैं 5 गुना कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू किसी भी एक तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या तो सिर्फ एक्स से या सिर्फ वाई से। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, कंटेनर ए जो है, अलॉय ए जो है, उससे वाई लिया गया 6, बी से लिया गया कितना 3, और सी में कितना पहुंचा 5। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2:1, यानी कि इस रेशियो में इन्हें मिक्स किया गया था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में इसकी जो एवरेज अर्निंग है वो है 925 रुपये पर डे। जनवरी में 31 दिन होते हैं, यानी कि 31 दिन की जो औसत है, जो एवरेज है, ये हमें दे रखी है 925। इसमें जो पहले 20 दिन है इनकी जो औसत है वो 881 है। ठीक है, और जो लास्ट के 20 दिन है उसकी जो औसत है वो 915 है। आपको बताना है 12 से 20 जनवरी। ठीक है, 12 से 20 जनवरी। ठीक है, इसकी औसत जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो कैसे होगा देखते हैं भी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे कितनी कमी आई है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 में से 8 गए 4 और 4। ठीक है, इसकी कमी आई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 की कमी आई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टोटल देखें भी क्या इफेक्ट पड़ा होगा, अगर हम औसत जो है अगर हम उसे 925 ही मान लें,
तो यहाँ पर 44 कम, इधर 10 कम, यानी कि 54 कम हो गया। और 54 गुना 44 गुना 20 करोगे, 10 गुना 20 करोगे, तो ये ऐड करने पर कितना आएगा, 54 गुना 20 आ जाएगा, यानी कि 1080 आ जाएगा। तो 1080 कम हो गया, डिवाइड बाय ये जो जिनकी हम एवरेज निकाल रहे हैं, ये टोटल कितने नंबर हैं, देखिए यहाँ पर 31 हैं और ये 40 है, यानी कि 9 नंबर ज़्यादा हैं, तो ये 9 नंबर हैं, ठीक है। तो 9 से भाग कर दें। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0, ठीक है। तो इसमें से आपको 120 घटाना है, तो कितना आ जाएगा अभी, 805, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। पी जो है वो 5/8 काम को 15 दिन में कर देता है, तो 15 गुना 8/5 यानी कि 24 दिन में कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्यू जो है वो 30 दिन में 3/4 काम कर देता है, यानी कि 4/3 गुना अगर हम कर दें, इसका मतलब वो टोटल काम को 40 दिन में कर देता है। एलसीएम 120 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। आपको बताना है कि उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम करा। तो देखिए अगर एक दिन में 8 कर रहे हैं तो 8 दिन में 64 हो गया, कितना बच गया अभी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 56, ठीक है। अब ये जो 56 है, अब पी छोड़कर चला गया, आपको ये 56 जो है वो क्यू से कराना है। तो अगर आप इसे इस एफिशिएंसी से कराओगे तो 56 और डिवाइड बाय 3 कितना आएगा अभी, 18, तो ये 54 और 2/3 दिन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आगे अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 18 दिन तो आएंगे ही भी, ठीक है। और ये जो 2/3 दिन है, इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे, देखिए 2/3, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो गुना में 24, तो 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 18 दिन और 16 घंटे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाइप ए और बी जो है, पाइप ए और बी ये 20 और 30 घंटे में जो है किसी टंकी को भर देते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो उसे भरने में 1/3 घंटे का अधिक समय लगता है। ये जो 1/3 घंटे का अधिक समय लगा है, ये किस टाइम से इतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितने टाइम में ए और बी दोनों मिलकर भर सकते थे। तो पहले हम चेक करते हैं ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भर सकता है, उसमें हम 1/3 ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, 20 और 30 का एलसीएम जो है वो 60 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ए प्लस बी का टाइम कैलकुलेट करता हूँ, तो ये दोनों मिलकर 60 को एक दिन में, सॉरी, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 60 लीटर को 12 घंटे में, तो ये जो वैल्यू है ये तो 12 आ गई, ठीक है। और प्लस में सी की वजह से जो टाइम लगा, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 12। और इसकी वजह से जो टाइम एक्स्ट्रा लगा वो कितना लगा, 1/3 यानी कि 4/3। तो 12 × 36 और 4 40/3। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये 40/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 40/3 लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी और माइनस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास 40/3 आ गया। इसको अगर आप इससे भाग करोगे तो कितना आएगा भी, ये आपके पास आ जाएगा 60/40 और गुना में 3, यानी कि 9/2, ठीक है। तो ये वैल्यू 9/2 आ गई। अब आपको क्या बताना है, देखिए ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया, ठीक है। उसके बाद उनको बंद कर दिया गया और सी को खोल दिया गया। तो बताइए सी जो है वो उसे कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखिए ए और बी जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, 7 घंटे में इन्होंने 35 लीटर जो है वो भर दिया होगा, ठीक है। अब इनको बंद कर दिया गया, सी को खोल दिया। अब क्या होगा, सी तो निकासी पाइप है, वो बाहर निकालेगा। तो कितनी देर में खाली कर देगा ये बताना है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सी की एफिशिएंसी क्या है। सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, देखिए इन तीनों की एफिशिएंसी में से अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी घटा देता हूँ तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। इन तीनों की एफिशिएंसी है 9/2, इसमें से ए की भी घटा दो और बी की भी घटा दो, तो कितनी आ जाएगी, माइनस में 1/2 आ जाएगी, इतने लीटर पर आवर। यानी कि सी जो है वो आधा लीटर 1 घंटे में बाहर निकाल देता है। तो 35 लीटर को बाहर करने में कितना समय लगेगा, तो 35 लीटर को बाहर करने में इसे 35/1/2, ठीक है, यानी कि 70 घंटे लग जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ड्राइवर ऑफ ए कार विच इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 km/h लोकेट्स ए बस 80 मीटर ahead of him traveling in the same direction. After 15 seconds he finds that the bus is 40 meter behind the car.
देखिए एक कार का ड्राइवर है और वो देखता है कार जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वो देखता है कि एक बस उससे 80 मीटर आगे है। लेकिन फिर वो देखता है कि 15 सेकंड के बाद वो जो बस है उससे 40 मीटर पीछे हो जाती है। यानी कि पहले वो 80 मीटर आगे थी, अब वो 40 मीटर पीछे हो जाती है। तो कितना गैप कवर हो गया? 120 मीटर का गैप कवर हो गया 15 सेकंड में। और किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि दोनों मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड से, यानी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो यहां से जब आप 120 मीटर को कवर कराओगे 15 सेकंड में, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये मीटर पर सेकंड में आ गई। ये रिलेटिव स्पीड है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदल लें तो 18/5 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी देखते हैं कितनी आएगी। 5 से ये 24 आ गया, ठीक है। 3 से ये 8 आ गया, 3 से ये 5 आ गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये 144/5 आ गई, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 44, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, इतने किलोमीटर पर आवर ये क्या है? रिलेटिव स्पीड है। यानी कि स्पीड ऑफ कार माइनस स्पीड ऑफ बस, इसकी जो वैल्यू है वो 28.8 है। आपको स्पीड ऑफ बस बताना है तो वो किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ कार यानी कि 75 और माइनस में रिलेटिव स्पीड ये, ठीक है। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा अभी? 46.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक नाव है जो कि 15 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में जाती है। तो मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है, तो इतना टाइम लेगी 15 किलोमीटर में। और अपस्ट्रीम में 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड से इस तरीके से टाइम लगा है 2 घंटे का, ठीक है। 15 किलोमीटर इस स्पीड से तो इतना टाइम लगा, 8 किलोमीटर इस स्पीड से तो इतना टाइम लगा, टोटल टाइम 2 घंटे। ये 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है और 12 किलोमीटर जो है वो अपस्ट्रीम में जाती है, टोटल 2 घंटे 50 मिनट। देखिए 50 मिनट को अगर हम आवर्स में बदलें तो 50/60 यानी कि 5/6। अब 2 से ही 5/6 को हम क्या लिखेंगे? 6 दूनी 12 और 5 17/6। तो ये 17/6 आ जाएगा। क्या बताना है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो अगर आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है तो अपस्ट्रीम को एलिमिनेट कर दो। इसके लिए क्या करना है? देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना है? 24। इसको 3 गुना कर दो, इसको 2 गुना कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसे घटाओगे तो 15 तिये 45 और 20 दूनी 40। तो 45 में से 40 को घटाओगे तो 5/d, तो ये आ गया। और इधर 8 तिया 24, 12 दूनी 24, इससे ये कैंसिल हो गया। इधर 6 और माइनस में 34/6 बराबर 6 माइनस में 34/6 यानी कि 2/6 आ जाएगा, ठीक है। 2/6 यानी क्या? 1/3। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई से 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना स्क्वायर रूट के अंदर, जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हो, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पहले वाली वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू, ठीक है, ये आती है √3 + 1/2 जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, और माइनस में वो दूसरी वैल्यू √3 - 1/2। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम 2 आ गया, इधर वैल्यू आ गई √3 + 1, माइनस में √3 और माइनस माइनस +1। तो क्या होगा अभी? इधर √3 से √3 कैंसिल, एक और एक दो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू जो है ये 1 आ गई। अब जो आपको कैलकुलेट करना है, आपको बताना था √3 - x अपॉन √3 + x। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आएगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ऊपर इसका स्क्वायर हो जाएगा, जिसे आप क्या लिखेंगे? 3 + 1 - 2√3 यानी कि 4 - 2√3, और नीचे 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी वो 2 - √3 आ जाएगी, 2 कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 2 - √3। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 2 माइनस, देखिए √3 की वैल्यू 1.732 अगर आप पुट करते हैं तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 0.27 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप 1.73 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो वैल्यू है लगभग किसके बराबर आ जाएगी? 0.27 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर
इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इसमें डेसिमल यहाँ पर है और इसमें जो डेसिमल है वो यहाँ पर, मतलब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, वो हमें क्या करना है अभी। सबसे पहला स्टेप है कि हम इसे देखिए भी, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम जो डेसिमल है उसको सेम प्लेस पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो डेसिमल को सेम प्लेस पर कैसे ला सकते हैं, अगर मैं इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये सेम प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस एक वैल्यू को करता हूं तब मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां पर तो इसका क्यूब है, तो अब मुझे किससे करना पड़ेगा, 10 के क्यूब से करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इसे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं 10 के क्यूब से, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये जो ऊपर 1000 है ये तो यूज हो जाएगा डेसिमल्स को शिफ्ट करने में, और ये जो नीचे 1000 है ये आपका एज इट इज आ जाएगा, तो 1/1000, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू है 25.3 और प्लस में आपका 24.7 के बराबर आ गई। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये तो कितना आ गया अभी, 50 आ गया, और ये कितना आ गया, 100। तो 5/100 आ गया सोल्व करने पर, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻², ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5 × 10⁻k के बराबर दे रखी है। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए हमारे पास है 10² a प्लस 210a -63 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू, a जो है वो 0 से और π/4 यानी कि 45 डिग्री तक है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हमें 63 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस जो है वो 2 हो, और ऐसे कौन से 9 और 7 हैं। तो यहाँ से 10a जो है ये किसके बराबर आ जाएगा भी, 7 और -9 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि a जो है वो 0 से 45 है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होंगी, तो इसको हम हटा देते हैं, ये वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ से 10a जो है अगर ये हमारा 7 है तो मैं इसे 7/1 लिख सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया। अगर आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √50 आ जाएगा। अब जो आपको कैलकुलेट करना है 2 sin a और प्लस में 5 cos a, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2 × sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, प्लस में 5 × cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 5 19 और बटे √50, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लगभग सेम ही क्वेश्चन है। देखिए यहां पर है 10² a -6 10a और प्लस में 9 बराबर 0, ठीक है। a जो है वो 0 से 90 के बीच में है। तो हमें 9 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, सॉरी जिनको ऐड करें तो 6 आए, ठीक है। तो ऐसे कितने कौन से हैं भी, 3 और 3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 10a - 3 का होल स्क्वायर है वैसे भी, ठीक है। ये बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से 10a जो है ये किसके बराबर आ गया अभी, 3 के बराबर आ गया। अब 10a जो है वो हमारा 3 के बराबर है, इसे मैं 3/1 लिख सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अगर हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालें तो √10 आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें बताना है 6 cot a और प्लस में 8 √10 cos a, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 6 इंटू, देखिए कॉट थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 आ गया, प्लस में 8 √10 और मल्टीप्लाई विद कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/√10। तो √10 से √10 कैंसिल, 8 ये और 2 ये, तो कितना आंसर आ जाएगा अभी, 10 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद है ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए और बी जो है वो किसी सर्कल पर 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा बन गया अभी। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, तो इस पर 2 पॉइंट हैं ए और बी। इसके बाद सीज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर मान लेते हैं बी है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ पर है सेंटर ओ, ठीक है, और ये क्या है, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, तो माइनर आर्क पर ये क्या है, पॉइंट सी। अब हमें गिवन है कि ए और बी पर जो है वो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, तो ये हमारे पास क्या है, 2 टेंजेंट्स हैं ए और बी पर, ठीक है। अब हमें एंगल ए डी बी जो है ये हमें दे रखा है 25 डिग्री। आपको बताना है कि जो एंगल ए सी और बी जो है ये एंगल ये किसके बराबर होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर, देखिए आप जानते हैं कि ये जो है ये रेडियस है और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर भी ये जो रेडियस है और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 ये 90, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है ए ओ बी और डी। अगर इनका सम 180 है तो इनका सम भी 180 होता है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये 155 आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद अब यहाँ से अगर हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये एंगल क्या होगा, देखिए ये सेंटर पर बना हुआ है, ये सरकमफ्रेंस पर बना हुआ है, तो ये इसका हाफ होगा, यानी कि 155/2 होगा। अब ये मान लेते हैं पॉइंट एम है, तो ये जो है ए सी बी एम ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 155/2 है तो 180 में से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये आएगा हमारा 180 माइनस 155/2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 माइनस 155 और बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं तो 10 में से 5 ये 5 आ जाएगा, इधर 5 में से 5 ये 0 आ जाएगा, और इधर 2 और बटे 2 कितना आ जाएगा अभी, ठीक है, 005, ठीक है, 102.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, देखिए अगर ये जो एंगल है अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होता है ये 90 प्लस थीटा/2 होता है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होता है, 90 प्लस थीटा/2। तो जब आप 90 प्लस थीटा/2 करोगे इसका मतलब है 90 प्लस 25/2, ठीक है। तो जब आप 90 में ऐड करोगे 12.5, ठीक है, तो कितना आएगा अभी, 102.5 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए अगर ये जो एंगल है अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल है ये होता है 90 प्लस थीटा/2, और ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है अभी, ये होता है 90 माइनस थीटा/2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अभी बनाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये एक सर्कल है सॉरी। अब ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ई, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं ये है हमारे पास ए बी सी और डी, ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी और डी सी को जब आगे बढ़ाया गया तो ये पॉइंट ई पर मिलते हैं, ऐसे ही ए डी और बी सी को जब बढ़ाया गया तो ये पॉइंट एफ पर मिलते हैं। एंगल ए डी सी जो है ये हमारे पास 76 डिग्री है। एंगल ए ई डी जो है ये हमारा गिवन है 55 डिग्री। और हमें कैलकुलेट क्या करना है अभी, हमें कैलकुलेट करना है ए एफ बी, ये जो एंगल है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर ध्यान से, देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल हमें पता है ये पता है, तो हम ये तीसरा एंगल बता सकते हैं, ठीक है। 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास 180 माइनस इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 131 है, ठीक है। तो जब आप 131 को इसमें से घटाओगे तो ये कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 4, तो 49 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 49 डिग्री। अब अगर ये 76 है तो आप ये भी बता सकते हैं क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ए एफ बी इसमें ये पता है आपको ये पता है तो आप तीसरा भी बता सकते हैं, ये कितना हो गया 153। तो अगर आप इसको 180 में से घटा दें 153 को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर ध्यान दें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फेंस अराउंड ए सर्कुलर फील्ड इज दिस एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये जो कॉस्ट है अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसके रेट से, तो वहाँ से हमारे पास इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, यानी कि 2πr की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड, आपको एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, देखिए इधर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो 2πr है, 2πr की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है अभी, 7425 और डिवाइड बाय 13.5, जिसे हम 27/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद इसको अगर हम देखें तो 9 3 27, इधर 9 है 72, 2 9 दूनी 18 और 9 5 45। इसके बाद 11 दूनी 22, 11 7 77, कितना बच गया 5, 11 5 55। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है तो यहाँ से और क्या आएगा भी, हाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 25 आ गया। तो आर जो है ये कितना आ गया 25 गुना 7/2, यानी कि 175/2। अब हमें एरिया बताना है। देखिए एरिया जो होगा वो क्या होगा, ये πr² के बराबर होगा, तो पाई इंटू r², यानी कि 175/2 इंटू 175/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, या तो आप इसे डिटेल में सोल्व कर लें या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम की हेल्प ले सकते हैं। तो डिजिटल सम से अगर हम देखें 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 से 1 आएगा, तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर देखते हैं इससे 4 आएगा। ठीक है, 7 और 1 8 और 5 13, इससे भी 1 और 3 से 4 आएगा, तो 4 चौक 16 चौक 64, उससे भी 1 आएगा। तो डिजिटल सम जो है वो 1 है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन में, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा, देखते हैं भी। 8 और 1 9, ये हट गया, 5 और 5 10 और 2 12, इससे 3 आएगा, तो ये हट गया अभी। इधर 6 4 और 5 9, ये तो हट गया, 6 और 4 10, 10 और 6 16, इससे कितना आएगा 7 आएगा, तो ये भी हट गया। इसके बाद देखिए यहां से हमारे पास वैल्यू है 8 और 6 14 और 4 18, ये हट गया, 4 3 7 2 9, इससे 9 आएगा। ठीक है, तो ये भी हट गया। इधर अगर हम देखें तो 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 10, इससे 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 240 62 और 0.5। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आप ट्राई करें एक बार इसे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एरिया ऑफ ए triangular field whose sides are 65 72 and 97 is equal to the area of the rectangular park। देखिए एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो 65 72 और 97 है। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हिरोन्स फार्मूला से देख लेते हैं। अगर हम पहले सेमी पैरामीटर देखें तो कितना आएगा, तो 7 2 9 और 5 14। ठीक है, 1 आ गया, 10 और 13 23 आ गया, और बटे 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 117 आ गई। अगर आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा भी 52 आएगा, फिर आप इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा 45 आएगा, और फिर आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 20 आएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 117 तो ये आएगा। इसके बाद 13 चौक 52, ठीक है, 9 पंजे 45, और ये जो 20 है ये मैंने एज इट इज़ रख लिया। तो यहाँ से देखिए 117 ये और 117 ये, तो इसमें से तो 117 आ जाएगा। इसके बाद कितना रह गया, 4 से 2 आ जाएगा, ठीक है, और 20 पंजे 100, 100 से 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 3 4 और 0। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब ये जो एरिया है ये किसके बराबर गिवन है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज साइड्स आर दिस। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। तो वहां से जब आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है भी,
ये हमारी एरिया के बराबर यानी कि 2340 के बराबर है। अगर हम यहाँ से आगे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा देखिए, 5 से अगर हम इसको सोल्व करें तो 5 चौक 20, कितना बच गया 3, फिर 5 6 30 और 5 अट्ठे 40, इधर 13 तिये 39, कितना बच गया 7 और 13 6 78। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर आ जाएगा अभी, पेरीमीटर जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और ये कितना आएगा, 5 और 3 18, 18 दूनी 36 सॉरी 18 6 का 108, ठीक है, 5x प्लस 13x 18 गुना x, ठीक है, कितना आ गया अभी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 216, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें इसका जो एरिया है वो आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये जो हमें गिवन है, ये जो है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट्स हैं भी, ठीक है। तो आप इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते थे। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट अगर आप करते, यानी कि अगर आप इसका एरिया निकालते हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो आपका सेम ही आता 2340। तो आप इस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते थे। तो ये एक ट्रिपलेट है, आप इसे याद रख लेना, ठीक है। 65 72 और 97 जो है ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर A person was standing on a road near a mall. He was 1 to 1.5 meter away from the mall and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of the tree, which is in between him and the mall, exactly in the line of sight with the top of the mall, the tree height is 20 meter and it is 60 meter away from him. How tall is the mall? ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक मॉल है और इससे ये 1215 मीटर की दूरी पर है, 1215 मीटर, ठीक है। और बीच में क्या है, एक ट्री भी है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई ट्री है, ठीक है। अब ये जो ट्री है इसकी जो हाइट है ये हमें कितनी गिवन है भी, ये हमें 20 मीटर गिवन है, इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और क्या गिवन है भी, ये 60 मीटर अवे यानी कि ये 60 मीटर दूर है इससे, तो ये 60 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करते हैं, देखिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, इस ट्राइंगल में अगर आप टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और जो ट्राइंगल डी ई सी है, अगर आप इसमें टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं तो वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी कि 20/60, तो 1/3। तो ये जो वैल्यू है इसे सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 और 3 से 3 चौक 12, 0 और 5, तो यहाँ से एच जो है वो किसके बराबर आ गया, 405 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास The pie chart shows the percentage wise breakup of students in terms of specialization in engineering. 8000 स्टूडेंट हैं भी, छात्रों की कुल संख्या 800 है, तो यहाँ पर भी 8000 कर लो। What is the total number of students having specialization in operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में है 16%। जावा किधर है अभी, जावा में है 22, और डीबीएमएस में कितने हैं, इसमें है 14। तो 16 और 14 30, 30 और 22 52, तो 52% हमें कैलकुलेट करना है 8000 का, ठीक है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका 52% देखते हैं अभी, इससे हमारा कैंसिल हो गया, 0 8 दूनी 16, 1 और 8 में 40 और 1 41, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी एस, सिटी एस ये रही, टोटल इसमें इतने हैं और चिल्ड्रन इसमें 16% है, यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, 39,250 का 16% जो है वो कैलकुलेट करना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं भी, देखते हैं, इससे हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए कितना आएगा, तो 16 पंजे 80, 8 और 16 दूनी 32 और 8 40, फिर 16 निम 144
और 4 148, ठीक है, कितना बच गया, 14 और 16 48 और 14 62, ठीक है, और डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे, ठीक है, अब तो कर दिया हमने डिटेल में। आगे बढ़ते हैं भी, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the total sales of cars of the four manufacturers under consideration in the city in the entire period of 6 years, 2015 से 2020। टोटल जो सेल है वो आपको बतानी है, और ये हमें थाउजेंड्स में गिवन है, ठीक है। टोटल सेल बतानी है, यानी कि हमें ए की भी टोटल सेल बतानी है, बी की भी, यानी कि हमें सारा डाटा जो है वो ऐड करना है, कंप्लीट डाटा जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं भी कैसे होगा, देखिए इधर देखिए ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और इन सभी को ऐड करके क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो जब आप इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो देखते हैं अभी कितना आएगा। पहले हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, इस वैल्यू को अगर हम देखें देखिए इधर, जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 8 और 6 14 और 4 18, ठीक है, एक बच गया। इसके बाद 4 चौक 16, तो 168 आ गया हमारे पास। अगर हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 44 है, इधर 48 है, तो यहाँ पर 4 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 ज़्यादा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 कम है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 7, ये 4 से 4 कैंसिल ही हो गया, 3 ज़्यादा है, यानी कि इसका जो सम होगा वो कितना होगा, वो 171 होगा, ठीक है, 3 ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, अगर हम इसी से इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आएगा देखिए इधर, जब आप इससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये एक कम है, ठीक है, ये सेम है भी, ठीक है, तो ये तो सेम है, ये जो है ये 2 ज़्यादा है और ये भी सेम है, ठीक है। तो एक कम और 2 ज़्यादा, यानी कि एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इससे एक ज़्यादा है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 172 है। अगर हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये कितना है अभी, ये 3 ज़्यादा है, ये सेम है, ये 2 ज़्यादा है और ये 2 कम है, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल ही हो गया, यानी कि 3 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये 3 ज़्यादा होगा तो ये जो वैल्यू आएगी 175 आएगी। इससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 1 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 ज़्यादा है, यहाँ पर सेम है, यानी कि टोटल 5 ज़्यादा हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 5 ज़्यादा यानी कि 180 है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक कम है, इधर एक ज़्यादा है, इधर 6 ज़्यादा है, इधर एक ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा हो गया टोटल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 187, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है और वो हमारा आंसर है, ठीक है। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15 और 8 23, ठीक है, 2 बच गया, 8 2 10 और 8 18 और 7 25 और 7 32 और 7 39 और 6 45, 4 5 6 7 8 9 10, 1053, ठीक है। और ये थाउजेंड्स में था तो उसके हिसाब से आप देख लेना क्या आंसर होगा, पीछे जीरो आ जाएंगी उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट माधुरी हैज, ठीक है, इसके पास कितने हैं, देखिए टोटल 36 हैं और ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री तो आधा होता है ना अभी टोटल का, क्योंकि टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है, 360 की वैल्यू दे रखी है और 180 की बतानी है, तो 36/2 यानी कि कितना आ जाएगा 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा अभी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भी एक बार इसमें बताना है कि ये जो डाटा हमें गिवन है इसका मीडियन बताइए। तो मीडियन अगर हम देखें तो कितनी टर्म है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है। तो 9 + 1/2 यानी कि जो पांचवी टर्म होगी वही क्या होगा, मीडियन होगा। पांचवी टर्म देखते हैं कौन सी है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये पांचवी हो गई, ठीक है। यानी कि 7 जो है ये क्या आ जाएगा, ये मीडियन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइस है जिसे 2 बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम। देखिए पहली जो डाइस है पहली बार क्या होगा, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो ये होंगी 5 6, दूसरी बार भी यही होंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब आपको अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी यहाँ पर देखिए, हमें टोटल जो है वो 7 चाहिए। तो ये हो सकता है कि पहली वाली डाइस पर 1 आए और दूसरी पर 6 आ जाए, तो हो जाएगा 7। ये हो सकता है कि इस पर 2 आए और इस पर 5 आए, तब भी सम 7 आएगा। इस पर 3 आए, इस पर 4 आए, तब भी 7 आएगा। इस पर 4, इस पर 3, तब भी। इस पर 5, इस पर 2, तब भी। और इस पर 6, इस पर 1, तब भी। तो टोटल कितने केस बने, ऐसे टोटल 6 केस बने, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी है, 6 है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो क्या क्या होती है, m/n यानी कि 6/36। इसका मतलब कितना आ जाएगा अभी, 1/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले 3x माइनस जेड बराबर 0 है, इसी को हम अगर देख लें तो z बराबर 3x आ जाएगा, ठीक है। तो z जो है वो 3x के बराबर है, ठीक है। तो कहाँ पर है अभी ऐसा, देखिए इधर, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 143/150 है, ठीक है। अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो ये 143/50 आएगा। यहाँ पर 51 है, तो ये तो आंसर नहीं है अभी, ठीक है। पहला तो आंसर नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें भी, इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो से नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर जो है इसका 3 गुना करें तो ये आएगा, इसका 3 गुना करें तो यही आएगा। तो इन्हीं में से आंसर है, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 30 है। तो 37 का तो कोई रोल ही नहीं है, देखिए 150, 30, 50 यही वैल्यूज़ आएंगी। तो ये भी हटा दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप ये कर सकते हैं कि वैल्यूज़ इसमें पुट करके देख लें, जिस वैल्यू को रखने पर 12 आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, या यहाँ पर रखने पर 5 आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इससे आगे। थैंक यू।